सो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेशन 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4. For this, collect the samples of the following metals: एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। ये सब हम पढ़ चुके हैं एक्टिविटीज़ पीछे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन सेक्शंस में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में 3.21 से 3.24 रेशो तक, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इनके सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। गिवन मेटल नेम इनके एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। पहले तो हमें ये करना है। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। अब क्या होगा जब मेटल एयर में बर्न करें तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जब मेटल्स अगर एयर में बर्न होंगे तो। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को हमने, मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल तो वैसे भी हमने कर रखा है, जब वो एयर में हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। ये देखो, ये भी ये बता रहा है कि मैग्नीशियम हम बर्न करेंगे एयर में विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सभी मेटल्स इसी मैनर में रिएक्ट करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब चलो ये देखते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी 3.9 क्वेश्चन। क्वेश्चंस का लेने कि द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। टीचर के साथ ही ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हमें, ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। और ये भी अच्छा रहेगा हमारे लिए कि अगर स्टूडेंट जो हैं वो आई प्रोटेक्शन पहने, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टंग्स। कोई भी एक सैंपल लेते हैं हम, कोई भी एक मेटल लेते हैं, उन्हें एक पेयर ऑफ टंगस्टन से जो है पकड़ेंगे एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। उन्हें बर्न करने का हम ट्राई करेंगे। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स। और सारे मेटल के साथ हम यही करेंगे। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म। अगर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसे कलेक्ट करो। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। अब जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं और मेटल का सरफेस है, दोनों को ठंडा होने के लिए छोड़ दो। विच मेटल्स बर्न इजिली। अब ये भी नोट करो कि कौन सा मेटल सबसे जल्दी बर्न कर रहा है। वट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। अब उसके अंदर फ्लेम भी कौन सी जल रही है ये भी ऑब्जर्व करो। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। और मेटल सरफेस बर्न होने के बाद कैसा दिख रहा है ये भी नोटिस करो। Arrange the metal in the decreasing order of their activity towards oxygen। और मेटल्स को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ कैसे हो रही है उसके हिसाब से। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। और ये भी देखो कि साथ में कि वो जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं मेटल बर्न करने के बाद, वो प्रोडक्ट्स क्या सॉल्युबल हैं वाटर में। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन ऑक्सीजन। क्या कहा मैंने, तो मैंने कहा था कि मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे अगर एयर में बर्न करेंगे तो। टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। कौन से कलर की रहेगी, ब्लैक ऑक्साइड बनाएगी वो, ठीक है। Cu2 plus O2 gives 2CuO, copper oxide. Similarly, aluminium forms aluminum oxide. Aluminium ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। We have learned that metal oxides are basic in nature। हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक है नेचर में, ठीक है। उनका नेचर कैसा है, बेसिक है। बट सम मेटल्स
oxides such as aluminium oxide, zinc oxide, etc. shown both acidic well as basic behavior. ज़्यादातर जो है मेटल्स जो हैं वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वो बेसिक नेचर ही हमें शो करते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, ये दोनों नेचर शो करते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक. सच मेटल्स oxide which reacts with both acid as well as basic to produce salts and water are known as amphoteric oxides. जो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएं एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ क्या करने के लिए, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, उन मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, इसे हम याद रखेंगे. एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन्हें कहते हैं जो मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ, दोनों सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉल्ट, उन्हें हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. और हमें पता है कि अगर कोई मेटल, हमने पिछले चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था कि अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है किसी एसिड या बेस के साथ तो हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, तो एल्यूमिनियम और HCl जो है हमारा रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O. ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम, और इसके अंदर क्या कर रहा है, सोडियम, यानी कि जो है बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो दोनों फॉर्म में हमें पता है कि जब एसिड या बेस दोनों के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी अगर रिएक्ट करेगा मेटल, तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर. मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दी डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. अब हमने क्या पढ़ा कि जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, बट सम ऑफ दी डिसॉल्व, पर कुछ जो हैं मेटल ऑक्साइड्स वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म एल्कलीज फॉर्म करने के लिए. ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलोज. अब क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं. ठीक है, We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen. Activity 3.9 में हमने क्या देखा था कि जो सारे मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ एट द सेम रेट. ये सेम रेट के साथ कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजनेट नहीं होगा. ठीक है, सबकी रेटिंग्स अलग अलग होंगी रिएक्शन करने की मेटल के साथ, सबका टाइम अलग अलग होगा. ठीक है, क्योंकि हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स. ठीक है, किसी का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, किसी का कम मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है, इस पर डिफर करता है. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन. मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट सो वर्गियसली, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. ठीक है, इसलिए जो है वो जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं. ठीक है, दैट दे कैच फायर केप इन द ओपन. अब क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पोटेशियम और सोडियम है वो अगर एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आ जाए तो तुरंत फायर कैच कर लेती हैं. हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इन इमर्जिंग केरोसिन ऑयल. तो उन्हें हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आ सके. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, जैसे कि एक मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या किसी भी मेटल का सरफेस लेयर, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. एक टेम्परेचर पे जो है किसी भी मेटल का ऊपर वाला जो एरिया होगा वो एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर होगा. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फ्यूदर ऑक्सीडेशन. जो ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है ना मेटल की, वो प्रिवेंट करती है मेटल को ऑक्सीडेशन होने से, रस्टिंग होने से उसकी. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न vigorously when sprinkled in the flame of the burner. जो हमारा आयरन है वो हीट से बर्न तो नहीं होता, लेकिन जो आयरन फिलिंग से बर्न vigorously when sprinkled in the flame of the burner. अगर उसको स्प्रिंकल किया जाए बर्नर में
तो वो बर्न करती हैं। कॉपर डज नॉट बर्न but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide। कॉपर भी बर्न नहीं होता, लेकिन जो हॉट मेटल इज कोटेड, जो हॉट मेटल होता है ना, मतलब कॉपर को हीट करने के बाद जो उसके ऊपर क्या आ जाती है, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, जो कि एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है, जो कि उसे प्रिवेंट करेगा। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। और ये सॉलिड और गोल्ड जो है हमारा, वो किसी भी एक हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेटल्स रिएक्ट नहीं कर सकते ऑक्सीजन के साथ इवन एन हाई टेम्परेचर्स। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसे एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। डेवलप्स अ थिन लेयर ऑफ विच एक्सपोज टू एयर। तो जो हमारी ये लेयर फॉर्म हो जाती है, थिन लेयर, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? एनोडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। कोरोजन से प्रिवेंट करती है ये ऑक्साइड लेयर जो इसके ऊपर बन जाती है, जो मेटल्स के ऊपर बन जाती हैं, वो कोरोजन से उनको रेसिस्ट करती हैं। ठीक है, उन पर कोरोजन नहीं हो सकता। द रेसिस्टेंट कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। जो रेसिस्टेंट है वो इम्प्रूव की जा सकती है अगर ऑक्सीडाइड लेयर जो है मेटल्स की वो थिकर हो और ज़्यादा हो, क्योंकि जो हम ऑक्साइड में रिएक्ट करते हैं वो वाली तो थिन होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें थिक कर दें तो उन्हें और भी अच्छा प्रिवेंट किया जा सकता है, इम्प्रूव्ड होता है, वो इम्प्रूव्ड मेटल्स हो जाते हैं वो। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स इज मेड अप ऑफ द एनोड। अब एक एनोडाइजिंग प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर इसके अंदर क्या क्या होता है? कोई भी मेटल लेंगे, उसको हम क्लीन करेंगे, इज मेड अप ऑफ एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको हम, जैसे कि हमने लिया एल्यूमिनियम आर्टिकल, इसको क्या करेंगे, ये मेड एज एनोड, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज पे ऐसा रखेंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगाएंगे विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो क्या है, जो ये हमारी लेयर होगी, इसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से, सो एनोड जो है रिएक्ट कर जाएगा एल्यूमिनियम टू मेक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म करने में वो लोग मेटल्स जो है सक्षम हो जाएंगे। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिवन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश। अब जो ऑक्साइड लेयर हैं उनको हम डाई करते हैं, उनको कलर करते हैं इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश। उनकी अट्रैक्टिव फिनिश उनको देने के लिए हम उनको कलर भी करते हैं, डाइड लगाते हैं उनको। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metal taken here। जो सोडियम है सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीडाइजिंग करता है। ठीक है, हमने अभी देखा इस एक्टिविटी में 3.9 जो हमने पीछे पढ़ी थी। The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, lead, copper। Let us see some more reactions to arrive the conclusion about the order of reactivity of these metals। तो इसमें ये क्या कह रहा है, हमने सोडियम का तो देख लिया, लेकिन हम बाकी मेटल्स का क्या करेंगे? तो इनकी रिएक्टिविटी देखने के लिए हम आगे कुछ कंक्लूजन्स और लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमने सोडियम की देखी है रिएक्टिविटी कैसी है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें फाउंड करने के लिए हम सब मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ? पहले हमने क्या पढ़ा कि हमने पहले पढ़ा कि जब मेटल बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में। अब मेटल क्या होता है, मेटल क्या
क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 3.10 क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। ठीक है, कोलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स एंड एक्टिविटी 3.9। वही सैंपल लेने हैं जो हमने 3.9 में लिए थे एक्टिविटी में। पुट सम पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। अब कुछ पीसेस को क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के अंदर रख देंगे, हाफ फिल्ड बीकर के अंदर रख देंगे। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, अब कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ कोल्ड वाटर। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। अब हम देखेंगे कि कौन सा क्या कोई भी मेटल प्रोड्यूस करेगा फायर वाटर के अंदर। हाँ, सोडियम करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमें पता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो क्या करता है, फायर कैच कर लेता है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई मेटल स्टार्ट करेगा फ्लोट करना कुछ समय बाद। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन द बीकर हाफ हॉट वाटर। अब क्या करेंगे, जो मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ उन्हें क्या करेंगे, हाफ फिल्ड हॉट वाटर के अंदर डालेंगे। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर अरेंज द अपर्चर्स एज शोन एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम। अब क्या करेंगे, जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे मेटल, उनको हम क्या करेंगे, स्टीम के प्रेजेंस में उनको रखेंगे। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव इन वाटर। और इन मेटल्स को कैसे रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रख के देखेंगे कि कैसा नेचर है इन सबका वाटर के साथ रिएक्ट करने का। तो ये हमारे अपर्चर्स एज शोन एज ऐसे हैं। ठीक है, तो स्टीम इनको कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल, अब स्टीम का मेटल पे क्या रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन बबल्स बनते हैं इसके अंदर। अगर हम हीट करते हैं स्टीम के अंदर, स्टीम के प्रेजेंस में किसी भी मेटल को। आगे बढ़ते हैं। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हमने पहले पढ़ा था कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमें देता है। ठीक है, metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। जो मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो वो जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारे मेटल्स तो नहीं रिएक्ट करते वाटर के साथ। सारे तो एयर के साथ करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड एक्सेप्शन था एयर वाले में। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। जो पोटेशियम है और सोडियम है वो वॉलेंटली रिएक्ट करेगा। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। मैंने क्या कहा कि जो पहले ही मैंने आपको बताया कि सोडियम और पोटेशियम क्या करेंगे, फायर कैच कर लेंगे अगर उन्हें वाटर के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर उन्हें मिलेगा और वो जल्दी से कैच फायर कर लेंगे। और वो प्रोसेस कैसा होगा, वायलेंट होगा और साथ ही एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी हीट निकलेगी। 2K2H गिव्स हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी मिलेगी, QH सॉल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Thus, the reaction of calcium with water is less violent। जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगी वाटर में वो लेस वायलेंट होगी, पर वायलेंट होगी, यानी कि वायलेंट होगी, कुछ हद तक वायलेंट होगी। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। लेकिन क्या होगा, जो हीट इवॉल्व हो रही होगी वो सफिशिएंट नहीं होगी हाइड्रोजन टू कैच फायर कैच करने के लिए। तो क्या होगा, जो कैल्शियम है हमारा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। अब कैल्शियम क्या है, वो स्टार्ट कर देगा फ्लोटिंग करना बिकॉज ऑफ बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो बबल्स फॉर्म हो रहे होंगे हाइड्रोजन के
वो क्या करेंगे, उससे स्टिक हो जाएंगे उस मेटल सरफेस से, कैल्शियम से, तो इसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाएगा ड्यू टू प्रोड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन बबल्स। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब क्या कह रहा है, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। ड्यू टू बबल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म होंगे, इसलिए मैग्नीशियम भी जो है हमारा फ्लोट करने लगेगा। तो कैल्शियम भी हमारा फ्लोट करेगा, मैग्नीशियम भी हमारा फ्लोट करेगा। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब ये जो मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट नहीं करेंगे कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से। तो अब हमारे पास तीसरा क्या था, हम इनको स्टीम के प्रेजेंस में हीट करें टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, जब हम इनके स्टीम के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये चुनिंदा जो हैं ये रिएक्ट नहीं करेंगे कभी भी वाटर के साथ। इस पूरी एक्टिविटी में हमने देख लिया कि ये सारी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। अब क्या होगा जब मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमें पहले ही पता है कि अगर मेटल कोई रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ लिया था। Metal plus dilute acid gives salt plus hydrogen, but do all metals react with in same manner? अब क्या सारे मेटल्स इसी मैनर में रिएक्ट करते हैं? तो इसके लिए चलो एक और एक्टिविटी ले लेते हैं। एक्टिविटी 3.11, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। इफ द सैंपल्स आर tarnished, रब देम क्लीन विथ सैंड पेपर। क्या कह रहा है कि कुछ मेटल्स हम कलेक्ट करेंगे सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। अगेन इफ द सैंपल आर टैनिश, मतलब गंदा हो तो उसे हम रब करेंगे क्लीन विथ सैंड पेपर, उसे हम सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे, ठीक है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में उसे उस मेटल को ला देंगे। क्वेश्चन, डू नॉट टेक सोडियम पोटेशियम एज दे रिवर्ट वर्गसली इवन विथ कोल्ड वाटर। क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए हम पोटेशियम और सोडियम नहीं लेंगे एसिड के साथ। पुट, क्योंकि एसिड अगर है उसके अंदर तब भी हाइड्रोजन जो है उसके अंदर तब भी वाटर तो प्रेजेंट ही है, ठीक है। पुट द सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन सैंपल्स को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे जिसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सस्पेंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड। क्या करेंगे, थर्मामीटर इनके अंदर डाल देंगे, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, सो देयर बबल्स आर डिप्ड इन द वाटर, तो ताकि उनके जो बबल्स हैं वो उनके बल्ब्स हैं वो डिप ही रहे वाटर के अंदर। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। ये यहाँ पे बल्ब्स लिख दिया है लेकिन ये बबल्स हैं। विच मेटल रिएक्टेड वर्गसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा मेटल जल्दी से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। विद विच मेटल डू यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। किस मेटल के साथ रिएक्ट करने पे जो हमारा सॉल्यूशन वो हाईली टेम्परेचर्ड होगा, एक्सोथर्मिक होगा जो ज़्यादा। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव विद डाइल्यूट एसिड। अब इनको भी अरेंज कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा फिर छोटा फिर छोटा। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब हाइड्रोजन गैस तब हमें नहीं मिलेगी जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। इट इज़ बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जो हमारा HNO3 है यानी नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जो है हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। इफ इट ऑक्साइड्स द H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, वो क्या करेगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो सॉल्यूशन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके वो क्या कर जाएगा, अपने आप को खुद ही रिड्यूस करके वो क्या बना लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, यानी वो खुद ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर देगा। But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2O gas। पर मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन, तो उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएंगे और H2 गैस इवॉल्व कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। टू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किसके अंदर हमने रिएक्शन देखी, मैग्नीशियम के अंदर देखी। द रिएक्शन वॉज ऑल द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस। तो सारी रिएक्शन हमें पता है ज़्यादातर एक्सोथर्मिक ही होगी हर केस में। द रिएक्टिव डिक्रीजिंग इन द अदर ऑर्डर इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन। अब कॉपर के अंदर क्या होगा, वो वो उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड के साथ भी, तो बबल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, और टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा। दिस शोज द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो हमने क्या देखा कि डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। अब एक्वा रेगिया लैटिन फॉर रॉयल वाटर। इसे एक्वा रेगिया क्या है, रॉयल वाटर है। एक्वा रेगिया को हम लैटिन वर्ड में कहते हैं एक्वा रेगिया रॉयल वाटर को। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एक्वा रेगिया क्या है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड even though neither of these acids can do so alone. Aqua regia is highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. तो ये जो रेशो बनती है हमारी फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रेशो क्या होती है, 3:1 की रेशो होती है। जो रेशो होती है इसके अंदर क्या होता है, हमारा गोल्ड वगैरह डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको हम एज अ जो है क्लीनिंग यूज़ करते हैं। जो हमारे सुनार होते हैं वो एज अ क्लीनिंग यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, ठीक है, और प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाता है। हाउ डज मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब मेटल रिएक्ट्स विद, अब जो मेटल्स हैं वो अदर सॉल्यूशन के साथ कैसे, अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। एक्टिविटी 3.12, टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन nail, पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब क्या करेंगे, एक क्लीन वायर ले लेंगे कॉपर या आयरन की, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे, कॉपर वायर को हम एक सॉल्यूशन में डालेंगे, किसके, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब। अब उसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद क्या होगा ये हम देखेंगे उसमें। In which test tube did you find that a reaction has occurred? On what basis can you say that a reaction has actually taken place? Can you correlate your observation for the activity 3.9, 10 and 11? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Name the type of reaction. तो हमें ये सब फाउंड करना है, इस एक्टिविटी द्वारा हमें ये सब मिल जाएगा जो भी इसके अंदर लिखा है।
तो एक एक करके मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन फॉर्म। जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स। वो डिस्प्लेस मतलब कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसे वो जो है हटा के उसकी जगह खुद ले लेंगे फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हमें पता है कि सारे मेटल्स एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। वी चेक द तो जिसकी रिएक्टिव जो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा वो जो है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स की पोजीशन ले लेंगे। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद these reagents, so we are not able to put all the metal samples we have collected in decreasing order of these reactive। तो सारे जो मेटल्स हैं वो इसी सेम रिएजेंट के साथ ऐसा डिसॉल्व नहीं करेंगे, एक ही रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी। डिस्प्लेस कर देता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। Give better evidence about the reactivity of metal. It is simple and easy. If metal displace metal B from its solution, it is more reactive than B. A अगर डिस्प्लेस करता है B सॉल्यूशन को तो वो जो है A हमारा है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। Which metal, copper or iron is more reactive according to your observation? तो आपके ऑब्जर्वेशन के द्वारा बताओ कि कौन सा जल्दी मोर रिएक्टिव है, कॉपर और आयरन। अब यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, कौन सी, इसमें हम इनकी रिएक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। पोटेशियम की मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये वाला ऑर्डर जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का, ये हमें पता होना चाहिए ये भी कि कौन सा मेटल कब किसके साथ कितना रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा के डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही।